Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about norms and inner product. इससे पहले हमने मैट्रिक्स और मैट्रिक्स टाइप्स के बारे में इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर को डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। उस लेक्चर के बारे में या इसके मुतालिक कोई भी आपको क्वेश्चन है या क्वेरी है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पे पूछ सकते हैं और साथ आप व्हाट्सएप। चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो ये नॉर्म्स और इनर प्रोडक्ट्स बेसिकली ये मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें हम मालूम करते हैं कि नॉर्म्स किसी भी मैट्रिक्स है या कोई भी पॉइंट दिए हुए हैं स्पेस के अंदर। ये पॉइंट स्पेस जिस ओरिजिन ज़ीरो है, दूसरा पॉइंट पी है जिसमें x1 और x2 पे पॉइंट पे है, इन दोनों के दरमियान जो लेंथ है उसको हम नॉर्म्स कहते हैं। आमतौर पे हम नॉर्म्स जो वेक्टर होता है उसको x बार या x प्राइम से ज़ाहिर करते हैं। इस वेक्टर को हम लिख सकते हैं x1 और x2 टू डिमेंशनल फॉर्म में। ये अगर लेंथ हमने मालूम करनी है तो हम कह सकते हैं कि x बार इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर, दैट इज द नॉर्म्स इन टू डिमेंशंस। x अगर थ्री डायमेंशन में निकालना हो तो x बार या x डैश इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर इन थ्री डायमेंशन, इसकी अंडर रूट या स्क्वायर रूट। ये इसको अगर हम फार्मूले को देखें तो हमारे पास ये जो आंसर आया है ये बेसिकली लेंथ ही है दो पॉइंट्स के दरमियान, ओरिजिन से लेके उस पॉइंट पी पर किसी भी स्पेस के अंदर जो पॉइंट दिए हुए हैं इसको हम नॉर्म्स कहते हैं। इसको अगर हम जनरलाइज कर दें फॉर एन डायमेंशंस, एन डायमेंशंस के लिए, तो हमारे पास नॉर्म्स जो है ये नॉर्म्स को आमतौर पे ये नोटेशन भी होती है। दूसरी नोटेशन जो हम जाहिर करते हैं दो वर्टिकल लाइंस, जैसे कि डिटर्मिनेंट की सिंगल लाइन होती है, यहाँ पे दो लाइंस हम ड्रा करके x को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नॉर्म्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट विल बी इक्वल टू समेशन x स्क्वायर के, इस सब की जो है ना दोनों साइडों पे, फिर इसकी अंडर रूट ले ले या 1/2 ले ले, तो ये बेसिकली इसको जब हम खोलते हैं तो ये n तक इसकी डायमेंशन आ जाती हैं। यहाँ पे k वेरीज कर रहा है 1 to n, that is the norms vector for n dimensions where k varies from 1 to n। इसी तरह हमारे पास x जो है n डायमेंशन के अंदर हम x बार को लिख सकते हैं x1 x2 अप टू xn, दैट इज द कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स बेसिकली नॉर्म इज आल्सो कॉल्ड एज ए कॉलम मैट्रिक्स। तो सेकंड आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, हम नाम्स की देखते हैं कि नाम्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं। नाम्स को हमने जैसे कि शुरू में कहा था कि नाम्स को दो वर्टिकल लाइनें, दो ये वर्टिकल लाइनों के दरमियान लिखा जाता है। ये एक नाम्स वेक्टर है जिसके ऊपर x डाल के उसके ऊपर ये स्पेस डाल दिया जाए तो दैट इज आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी नार्म्स की के एक्स के की, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड यूँ समझ लेंगे ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ज़ीरो होगा या ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता। दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ नार्म्स। तो इट मीन्स ये ज़ीरो कब होगा, ये वाला जो नार्म्स है दैट विल बी ज़ीरो तब होता है जब ये एक्स की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो आ जाए। एक्स अगर ज़ीरो है तो ये नार्म्स जो है ना ये भी ज़ीरो होगा। अगर कोई भी स्केलर नंबर किसी भी नार्म्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो उसको हम बाहर में निकाल लेते हैं, बाहर निकाल के अलहदा जो है ना नार्म्स ले लें उस वेक्टर्स का। नार्म्स क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये जस्ट ओनली मैग्नीट्यूड है, इसलिए हम कह सकते हैं कि नार्म्स ऑफ एक्स एज ए ऑलवेज ए स्केलर। इनर प्रोडक्ट्स, इनर प्रोडक्ट्स बेसिकली वही डॉट प्रोडक्ट होता है। इसकी जो नोटेशन है अगर हम इनर प्रोडक्ट ले लें, एक्स और वाई दो वेक्टर्स हैं, एक एक्स नॉर्म वेक्टर है दूसरा वाई नॉर्म वेक्टर है। इन दोनों का अगर हम इनर प्रोडक्ट ले लें तो एक्स और वाई दैट इज आल्सो रिटन इन एंगल ब्रैकेट्स। ये एंगल ब्रैकेट्स कहलाती हैं। इट्स डिफाइंड एज एक्स व वाई inner product is equal to xi dot yi summation I varies from 1 to n। अगर ये 1 to n है तो ये आ जाएगा। अगर हमारे पास सिंगल डायमेंशन है तो हम कह सकते हैं x डॉट y, दैट इज ए डॉट प्रोडक्ट। इट मीन्स इसलिए हम इसको स्केलर क्वांटिटी भी कहते हैं, स्केलर भी कहते हैं। लाइक द नॉर्म्स ऑफ एक्स
x का जो नॉर्म्स है, द इनर प्रोडक्ट x और y इज ए स्केलर। ये भी उसी तरह स्केलर है जैसे नॉर्म जो स्केलर था या है। इट इज आल्सो कॉल्ड ए स्केलर प्रोडक्ट। ए कॉमन alternative notation for inner product is x dot y, x norm dot y norm, which is read as dot product of x and y। तो हम कह सकते हैं x और y का जो डॉट प्रोडक्ट है that can be written as x dot y। तो कुछ इस और इसके साथ इसकी जो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं, जैसे कि हमने पीछे जो नाम्स की प्रॉपर्टी थी, इसकी भी 4-5 प्रॉपर्टीज हम इसकी भी देखते हैं। जो इसको अगर हम देखेंगे, ये जो हमारे पास x और x को x के साथ अगर हम इसका इनर प्रोडक्ट ले लेंगे तो वो डेफिनेटली x को हम लिख सकते हैं कि x डॉट x दैट कैन आल्सो रिटर्न एट x के ऊपर डबल डैश डाल दें। ये पहला डैश था, ये सिंगल डबल डैश हो गया, तो सेम है क्योंकि x के साथ हो रहा है तो इसलिए x डॉट x हो जाएगा। इसी तरह x और y का इनर प्रोडक्ट लें या y और x का इनर प्रोडक्ट लें, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। तो कोई भी स्केलर नंबर्स किसी x से मल्टीप्लाई हो या फिर y से मल्टीप्लाई हो, कोई भी फर्क नहीं होगा, दोनों का जो आंसर है वो सेम होगा। इसी तरह k को बाहर भी निकाल सकते हैं, फिर भी ये सेम होगा। अगर एडिशन में ये दोनों वेक्टर्स x और y ऐड हो रहे हैं, उसके साथ z के साथ हम इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो अलग-अलग एसोसिएटिव लॉ के मुताबिक x और z का अलग भी और y और z को अलग करेंगे, इसको सम करेंगे, फिर भी इसका आंसर सेम रहेगा। इसके बाद आता है ऑर्थोगोनल सेट्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल सेट्स क्या होती हैं या ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती हैं? एन ऑर्थोगोनल सेट Q1, Q2, Q3 up to Qn is an orthogonal set in which each vector has a norm 1. So Q1, Q2, Qn are ऑर्थोगोनल। एफ क्यू आई और क्यू जे, इन दोनों के दरमियान अगर हम इनर प्रोडक्ट लेते हैं क्यू आई और क्यू जे के दरमियान, दैट इज आल्सो क्यू आई डॉट क्यू जे। तो ये नोटेशन है इनर प्रोडक्ट की, ये उसके साथ डॉट लगा के हमने इस चीज़ को डिफाइन कर दिया है। ये बराबर होता है डेल्टा आई और जे। ये आई है और ये जे है। जब i और j बराबर हो जाए, एफ आई इज इक्वल टू जे, तो ये डेल्टा i और j इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। अदरवाइज अगर ये बराबर नहीं है, i इज नॉट इक्वल टू j, देन डेल्टा i और j इज इक्वल टू 0। if v1, v2, v3 and vn is orthogonal set of non-zero vector, then the set q1, q2, q3 and qn where Qn is equal to Vn norms is a orthogonal set। Q1, Q2 ये क्या है? ऑर्थोगोनल सेट्स हैं। जो Qn की वैल्यू उसने बता दी है, तो इसी तरह अगर हम Q1 की वैल्यू होगी तो वो Q1 इज इक्वल टू V1 और V1 नॉर्म्स। तो V1 का जो नॉर्म्स है वो हम निकाल लेंगे, तो डेफिनेटली फिर उसके बाद उसका वेक्टर को उसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये ऑर्थोगोनल सेट्स आ जाएंगे। ऑर्थोगोनल एंड ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिसेस। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती है ऑर्थोगोनल्स की और ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स की। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसको डिफाइन करते हैं नीचे जाके कि Q इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अगर Q स्क्वायर मैट्रिक्स हो, हाउस कॉलम फॉर्म ऑर्थोगोनल सेट बाय द डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी एंड द मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। ऑर्थोगोनैलिटी एंड मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वो कंडीशन है जिसको ऑर्थोगोनैलिटी कहती हैं। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो जाती है तो Q जो है ना, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, ये ऑर्थोनॉर्मल मैट्रिक्स कहलाता है। इफ Q एज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोर्ट ले लिया जाए, ट्रांसपोर्ट का मतलब है उसकी रोज उसकी कॉलम्स बन जाए। अगर कॉलम्स उसकी रोज बन जाए तो उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ये इसको उसी क्यू के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर जो है हमारे पास वो आइडेंटिटी आए, या ट्रांसपोर्ट को क्यू से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर भी आइडेंटिटी आ जाए, तो क्यू क्या होगा? ये क्यू जो है ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा।
वे Q एज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड Q का ट्रांसपोर्ट हमेशा Q इनवर्स के बराबर होता है, Q माइनस इनवर्स। यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से ये अगर 1 के बराबर है तो Q का ट्रांसपोर्ट बराबर होगा 1 ओवर Q, ये ऊपर चला जाएगा तो Q इनवर्स हो जाएगा। देन सच मैट्रिक्स आर कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस। इसकी प्रॉपर्टी, जैसे पिछले हमने नॉर्म्स की प्रॉपर्टी देखी है, इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी देखी है, अब हम प्रॉपर्टी देखना चाह रहे हैं ऑर्थोगोनैलिटी की, ऑर्थोनॉर्मल्स की, ऑर्थोनॉर्मल्स मैट्रिसेस की। तो हमारे पास Q एज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, देन Q का मैग्नीट्यूड या Q की जो डिटर्मिनेंट है दैट इज आल्सो इक्वल टू Q के ट्रांसपोर्ट का डिटर्मिनेंट। क्योंकि Q का ट्रांसपोर्ट और Q आपस में बराबर हैं, इसके दोनों की जो मैग्नीट्यूड है ये हमेशा बराबर हो जाएगी। और Q का ट्रांसपोर्ट, इसकी जो डिटर्मिनेंट है दैट इज आल्सो इक्वल टू Q को अलग ले लें, फिर ट्रांसपोर्ट Q का अलग लेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ये भी Q का स्क्वायर के बराबर होगा। Q का स्क्वायर जो है ना वो 1 के बराबर आता है। ये तीनों प्रॉपर्टीज आपने इसको देखनी है। इससे रेलिवेंट ये प्रॉपर्टी आपने यूज करनी है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। आगे जितना भी प्रॉब्लम है इन्हीं प्रॉपर्टीज पे लाई करते हैं, जिससे हम अपना रिजल्ट या प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम नंबर 1 है, शो दैट Q इज इक्वल टू cos थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा इज ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये Q मैट्रिक्स दिया हुआ है, Q का ट्रांसपोर्ट, इसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोर्ट ले लेंगे तो ये रोज है, अब ये कॉलम बन जाएगा, और ये वाले रोज जो है ना ये सेकंड कॉलम बन जाएगा, इसका ट्रांसपोर्ट कहलाता है। अब इस Q को इस Q ट्रांसपोर्ट के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो ऑलरेडी हम पीछे सीख चुके हैं। इस रोज को इस कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, फिर ऐड करते जाएं, एंड फिर इसी को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें, ऐड करते जाएं, फिर इसी को एंड सो ऑन। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा 1 0 0 1। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाती है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है ना वो हमेशा क्या होते हैं, 0 0 होते हैं। तो इस तरह की मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास आ गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये Q इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया तो इट मीन्स हमारे पास जो Q था, ये Q मैट्रिक्स है, वो एक क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। इससे रेलिवेंट जो हमारे कुछ थ्योरम्स हैं वो हमें देखना है। इफ Q इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन शो दैट Q इज इक्वल टू Q का जो डिटर्मिनेंट है या Q का जो मॉड है इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। इसका भी प्रूफ बड़ा सिंपल है, वही जो प्रॉपर्टीज हमने मैट्रिसेस की या ऑर्थोगोनैलिटी की पढ़ी हैं वही यहाँ पे यूज करनी है। इसको अगर देखें तो Q इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हम सपोज करते हैं Q ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, सो Q इंटू Q का ट्रांसपोर्ट ये बराबर होता है Q का ट्रांसपोर्ट इंटू Q इज इक्वल टू I, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये ऑलरेडी हम पीछे प्रूफ कर चुके हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह Q एंड Q का ट्रांसपोर्ट का डिटर्मिनेंट डेफिनेटली ये भी बराबर होगा Q का ट्रांसपोर्ट इंटू Q, फिर इसका डिटर्मिनेंट दैट्स आल्सो इक्वल टू Q, इसका डिटर्मिनेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर 2 है, इसके मुताबिक Q का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के बराबर है, तो इट मीन्स Q का डिटर्मिनेंट जो है ना वो प्लस माइनस 1 के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों साइडों पे हम अंडर रूट लेंगे, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, 1 का जो अंडर रूट होता है वो प्लस माइनस 1 ही आता है। तो हमारे पास ये जो प्रूफ है वो ऑलरेडी हो गया है। इसी तरह हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाना है। इगन्स वैल्यू, फाइंड द इगन वैल्यूज ऑफ द वेक्टर्स ए ऑफ द मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका इगन्स वैल्यू आपने मालूम करनी है। इगन वैल्यू, इगन वैल्यूज और इगन वेक्टर्स जो है ना हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, उसको भी देख चुके हैं, वही वाला जो देखा था उसी को यहाँ पे हमने डिफाइन करना है। इसका सोल्यूशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसी भी मैट्रिक्स दी हुई हो तो उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो होते हैं ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लैम्डा दैट इज इगन वैल्यूज, ये इगन वैल्यूज लैम्डा की वैल्यू फाइंड करना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में या डिटर्मिनेंट में लिखेंगे तो जो मैट्रिक्स दिया हुआ ए, इसका डायगोनल एलिमेंट्स में से ये लैम्डा माइनस हो जाएगा, ये इसका लैम्डा माइनस हो जाएगा, तो ये एक हमारे पास डिटर्मिनेंट बन गया है ए माइनस लैम्डा आई का। अब इसको हमने एवेल्यूट करना है, खोलना है, सिंप्लीफाई करना है।
जब इसको आप सिंपलीफाई करोगे सिंपल रूल के मुताबिक, ये फर्स्ट रोज और फर्स्ट कॉलम इसको आप खत्म कर देते हैं, ये इसके जो डायगोनल्स एलिमेंट है ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, फिर माइनस का साइन डालते हैं, फिर दूसरे होते हैं। तो फर्स्ट ये 5 माइनस लैम्डा, इसको खोलोगे 5 माइनस लैम्डा, फिर इसके बाद ये आपस में मल्टीप्लाई होगा। इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये इस तरह प्रोसेस, आप जो डिटर्मिनेंट का आप प्रोसेस है वही आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करते हुए आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा ये एक इक्वेशन बनेगी। फिर यहाँ से आपने इसको सिंपलीफाई कर देना है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। यहाँ आपने जोड़े भी बना सकते हैं, तजदी भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो लैम्डा की वैल्यू 1 2 3 आ गई है, और यह इगन्स वैल्यूज हैं किसी भी मैट्रिक्स की। तो मैट्रिक्स की इगन्स वैल्यू और इगन्स वेक्टर्स, बाद में आगे जाके हम इगन्स वेक्टर्स के बारे में भी हमने मालूम करना होगा, वो भी फाइंड करेंगे। Theorems, next theorem है इसके relevant show that the corresponding to Eigen's vectors there can be only one Eigen's values. Eigen's vectors के corresponding जो है ना सिर्फ एक Eigen's values होती हैं, but corresponding to Eigen vectors there can be more than one Eigen vectors. तो Eigen values अगर हमारे पास एक है तो उसके corresponding vectors जो है ना वो ज़्यादा हो सकते हैं। ये बहुत सिंपल और आसान प्रूफ है। थ्योरम भी आमतौर पे हम पूछ भी सकते हैं, एग्जाम में भी आता है 5-4 नंबर का। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि हम सपोज करते हैं कि देयर आर टू इगन्स वैल्यूज लैम्डा एंड लैम्डा प्राइम। यहाँ दो वैल्यूज हैं, लैम्डा है एक लैम्डा प्राइम है, करस्पॉन्डिंग टू इगन्स वेक्टर एक्स। एक वेक्टर है एक्स इगन वेक्टर, उसकी दो वैल्यूज हम सपोज कर रहे हैं, एक लैम्डा दूसरी लैम्डा प्राइम। बाद में हम देखेंगे लैम्डा और लैम्डा प्राइम ये डिफरेंट नहीं है बल्कि एक दूसरे के बराबर है। अगर बराबर आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं इगन्स वेक्टर जो भी हो उसका एक ही इगन्स वैल्यू आती है। तो इक्वेशन जो बनेगी इसकी ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा एक्स, इक्वेशन नंबर 1। अगर उसका इगन्स वैल्यू लैम्डा है तो ये इक्वेशन बनेगी, अगर इसकी वैल्यू लैम्डा प्राइम है तो इक्वेशन 2 बनेगी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमने मालूम कर लेनी है बाय हमारे पास जो लास्ट लेक्चर था, ये इसमें हम बता सकते हैं कि किसी भी वेक्टर्स को उसके इगन्स वैल्यू और इगन वेक्टर्स की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, 1 को 2 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू लैम्डा प्राइम एक्स माइनस लैम्डा एक्स, ये आ जाएगा। अब ए एक्स माइनस ए एक्स ये एक जैसी वैल्यू है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगी, ये 0 के बराबर आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करें, इसमें भी एक्स है इसमें भी एक्स है, एक्स को आप कामा ले लें, आगे लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा के बराबर आ जाएगा। एज लैम्डा एक्स क्योंकि वेक्टर है ये तो 0 के बराबर नहीं हो सकता, तो लैम्डा प्राइम माइनस लैम्डा 0 के बराबर है, तो लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा के बराबर आ गया। This proves that there can be only one Eigen's value corresponding to a Eigen's vectors। ये इसका फर्स्ट प्रूफ है। सेकंड प्रूफ बड़ा इजी है, ये भी आप देखेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। मैं करता हूँ ये आप नेक्स्ट उसका ना कर लोगे। नेक्स्ट थ्योरम आता है यहाँ, show that the columns vectors of an orthogonal matrix are mutually orthogonal and indivisible normalized। प्रूफ इसको देखते हैं। लेट अस कंसीडर ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए सच दैट ए का ट्रांसपोर्ट इनटू ए इज इक्वल टू आई। अगर ए कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोर्ट जो है ना जब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है इट मीन वो नॉर्मलाइज्ड है। एंड आल्सो ए इज रियल, लेट्स ए इज इक्वल टू k1 k2 एंड kn। ये एक कॉलम मैट्रिक्स है या कोई भी ए मैट्रिक्स है, इसका वेयर k1 की वैल्यू ये दी हुई k1 k2 k3 अप टू kn, k2 दी हुई k12 k22 kn2। इसी तरह kn जो है ना वही k1n k2n अप टू knn। ये वेक्टर है, इसका जो ट्रांसपोर्ट होगा ये रो वेक्टर है तो ये कॉलम वेक्टर बन जाएगा। अब आपने आर्थो का जो डेफिनेशन है बाय डेफिनेशन इसकी वो आपने डिफाइन करना है, ए का ट्रांसपोर्ट इंटू ए इज इक्वल टू आई, या ए इंटू ए का ट्रांसपोर्ट वो भी आई के बराबर है। ये इसका ट्रांसपोर्ट की वैल्यू है, ये उसके जो है ना वेक्टर्स की वैल्यू है जो आई वेक्टर है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है आई। इसको मजीद आप देखेंगे तो आपके पास जो है ना ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम एन फॉर्म में लिख सकते हैं 1 0 0 0 1 0 0 एंड सो ऑन। अब इसको कंपेयर कर लो इस मैट्रिक्स को, इसके साथ जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 के बराबर आ जाएंगे, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 के बराबर आ गए। ये सारे के सारे देख रहे हो कि ये डायगोनल एलिमेंट 1 के बराबर आ रहे हैं, बाकी 0 के बराबर आ रहे हैं।
एंड जनरल आप कह सकते हैं के एन ट्रांसपोर्ट के एम इज इक्वल टू 1 एफ एम इज इक्वल टू एन। एम इज इक्वल टू एन मीन ये वो एलिमेंट्स हैं जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, और एम इज नॉट इक्वल टू एन इट मीन नॉन डायगोनल, तो वो जीरो के बराबर आ गए हैं। विच शो दैट द कॉलम वेक्टर्स आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल एंड इंडिविजिबल नॉर्मलाइज्ड। उम्मीद है आप इसे अच्छे तरीके से कर लोगे, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर। नेक्स्ट थ्योरम्स, तो हम इसको फास्ट पढ़ते हैं, ये भी थ्योरम उससे मिलता जुलता है जो इससे पहले पढ़ा हुआ है, तो ये भी आप इजीली कर पाओगे। ये प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स इफ कोई भी मैट्रिक्स है 1 2 1 1 3 1 1 2 2 फाइंड इट्स इगन्स वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग इगन वेक्टर्स। तो इससे पहले हम प्रॉब्लम कर चुके हैं जिसमें हमने कोई भी मैट्रिक्स था उसका इगन्स वैल्यूज हमने फाइंड की थी, ठीक है। जो पहले हमने जो फाइंड की थी इसी तरह का बिल्कुल सेम ही है, आपने इसकी वैल्यूज भी फाइंड करनी है, इगन्स वैल्यू, और उसके साथ इसका वेक्टर देखना है। ये हमें करा देता हूँ, इसका वेक्टर कैसे देखना होगा, क्योंकि इगन्स वैल्यूज हमने मालूम कर लिए। इगन वैल्यू का स्टेप्स वही है, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0। तो ये कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेंगे, इसका डिटरमिनेंट बना लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप ये इसकी वैल्यूज आ जाएंगी। लैम्डा की 1 1 और 5 तीन वैल्यूज आ गई हैं, 1 भी है 1 भी है और 5 भी है। और हर वैल्यूज के लिए आपने वेक्टर निकालना है। फॉर द इगन्स वेक्टर्स वी हैव यूज्ड द इगन्स वैल्यू इक्वेशन दिस। अगर ये x इज इक्वल टू लैम्डा x, आपने a दिया हुआ है, लैम्डा भी दिया हुआ है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। वो आप इजीली कर सकते हैं। व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 1 है, अगर ये 1 के बराबर हो जाए तो आपकी जो इक्वेशन ये है ये दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स के बराबर हो जाएगी, ए x1 इज इक्वल टू लैम्डा x1। इट मीन x1 यहाँ पे लेट x1 जो है ना ये x1 x2 और x3 के बराबर है। ये कोई भी मैट्रिक्स है x1 वो आपने फाइंड करनी है। x1 इसको आप ले सकते हैं x1 x2 और x3। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में, ये क्वेश्चन की फॉर्म में था, इसको आपने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। ये ए मैट्रिक्स आ गया है, और ये आपका एक्स मैट्रिक्स है, ये भी एक एक्स मैट्रिक्स है। यहाँ पे लैम्डा 1 है, इसको सिंप्लीफाई करना है। जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा ऐसा जो है 1 2 और 3, तो आपने सिंप्लीफाई इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास 2x1 प्लस 2x2 प्लस x3 1 है, ये x3 हो जाएगा, दैट इज आल्सो इक्वल टू x1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह x1 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा x1 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 3x2 हो जाएगा, प्लस x3 1 जब मल्टीप्लाई होगा x3 हो जाएगा, दैट इज आल्सो x2। इसी तरह x1 प्लस 2x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू x3 के बराबर हो गया। अब आपने क्या करना है कि x1 प्लस 2x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 0। ये जीरो कैसे बराबर आ गया, क्योंकि यहाँ पे x1 है, इधर 2x1 है, इसको सिंप्लीफाई करें, x1 इस साइड पे चला जाएगा तो हमारे पास 2x1 माइनस x1, तो x1 बच जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई हमारे पास। इसी तरह मजीद ऐसे सिंप्लीफाई करोगे तो x1 प्लस 2x2 प्लस x3, यहाँ पे 3x2 था, यहाँ x2 है, ये 2 फिर इधर चला जाएगा तो ये 3 में से 2 गया तो 2x2 बच जाएगा प्लस x3। ये क्वेश्चन ये 0 है, ये भी आपने सिंप्लीफाई करना। इसी तरह आपने x3 इसमें से मालूम मैनेज करोगे तो ये 2 x3 की बजाय x3 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब ये सारी चीज़ें आपने इसको इक्वेशन को आपने रीअरेंज कर दिया है। रीअरेंज करने के बाद लेट x1 इज इक्वल टू के, x2 x3 इज इक्वल टू के और x2 इज इक्वल टू माइनस के। अगर x1 के बराबर है, x3 भी के के बराबर है, तो डेफिनेटली x2 जो है ना ये माइनस के बराबर हो जाएगा। ये कैसे आएगा, ये आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। यह हमने सपोज किया x1 की वैल्यू के है, माइनस के है और के है। भाई नॉर्मलाइजेशन x1 का ट्रांसपोर्ट और x का ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू 1। ये हमें पता है कि अगर ये हमारे पास x है तो इसका जो ट्रांसपोर्ट है वो कॉलम है, तो ये रो बन जाएगा के माइनस के प्लस के। ये के माइनस के और ये प्लस के आपस में मल्टीप्लाई होगा, ये 1 के बराबर है। दिस मीन्स के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट कैन बी रिटर्न एज 3k के स्क्वायर इज इक्वल टू 1, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 1 और 3 अंडर रूट। के की वैल्यू हमारे पास आ गई। अगर के की वैल्यू ये आ गई है तो क्रॉसपोर्डिंग इगन्स वेक्टर्स x1 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 1/3 और 1/3 अंडर रूट। ये हमारे पास वेक्टर आ गया है जिसे हम कहते हैं इगन्स वेक्टर्स।
ये k1x के x1 प्राइम, ये कन्वेक्शन हम मालूम कर लेंगे। इसी तरह बिल्कुल सेम ही ये हमने इगन्स वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 1 के लिए किया है, फिर आपने क्या करना है, लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए करना है, सेम प्रोसेस करना है। तो उम्मीद है कि आप ये नेक्स्ट कर लेंगे। करने के बाद फिर आपने इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद फिर आप इसकी वैल्यूज आपके पास आ जाएंगी। ये x है, ये x की वैल्यू 1/2, 1/3 अंडर रूट 1/3, ये इसकी 1/3 कॉमन ले लें, अंदर 1 ये आ जाएगा, एंड सो ऑन। ये करने के बाद फिर इस तरह का ये प्रॉब्लम और भी दिया हुआ है ताकि मजीद आप इस पर प्रैक्टिस करें। तो फाइंड द इगन्स वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एंड द करस्पॉन्डिंग इगन्स वेक्टर्स, ये दी हुई है। तो सोल्यूशन 1 A 1 2 3, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, इसको भी आपने सॉल्व करना है उसी तरीके का, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहले किया था। ये आपकी यूँ समझ लें कि होमवर्क है जो आपने घर में, उम्मीद है ये आपका। और इसके साथ सिर्फ ये नहीं है बल्कि क्वेश्चन नंबर ये 2 भी दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ है, ये 4 5 6 ये करने हैं। सारे करने के फिर आप देखोगे, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे इगन्स वैल्यू और इगन वेक्टर्स का। आई होप कि आपको ये बातें समझ आ जाएंगी, आ गई होंगी। अगर फिर भी क्वेश्चन इसके बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।